वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं GOC1, जो कि आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट। ओके, इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हम जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स, जिनके अंदर इंक्लूड होगा टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं किस किस तरीके के बॉन्ड्स बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। ओके, उनका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से वो स्ट्रक्चर वाइज रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स है, वो सारा इस पार्ट में पढ़ेंगे हम। उसके अलावा कुछ डेफिनेशंस आएगी, कुछ नई टर्म्स आप जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। और देन आएगा हमारा IUPAC नोमेनकल्चर, जिससे हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो अच्छा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ट्वेल्थ का बेस के लिए बहुत ज़रूरी है GOC1 और 2, क्योंकि ट्वेल्थ के जो सेकंड बुक है वो पूरी आपके ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, 2-3 चैप्टर अगर निकाल दें उनमें से। ओके, तो आइए समझते हैं इसको ध्यान से। सबसे पहले ले रहे हैं हम टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो जनरली 2 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इनमें बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। पहला होता है सिग्मा बॉन्ड, जिसे हम इस वाले नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है आपका मल्टीपल बॉन्ड, जो होता है पाई बॉन्ड आपका। ठीक है, ये दो तरह के बॉन्ड है, सिग्मा और पाई। ठीक, अब जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो आपके सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और सिंगल के साथ जो भी बॉन्ड आते हैं वो कौन से हो जाते हैं, पाई बॉन्ड्स हो जाते हैं। सिंगल बॉन्ड के साथ दूसरे जो भी बॉन्ड्स होते हैं वो कौन से हो जाते हैं, पाई बॉन्ड हो जाते हैं। कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि कैलकुलेट करके बताओ कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है कंपाउंड के अंदर। ओके, तो हमें इस तरीके से बताने होते हैं। देखिए कितने सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए इसके अंदर। इसके अंदर देखिए कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं, आपके 7 सिंगल बॉन्ड है, 3 इधर से, 3 इधर से और एक बीच में। ओके, तो ये सारे सिग्मा बॉन्ड हो गए, 7 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। अब मल्टीपल बॉन्ड की बात करें कि पाई बॉन्ड कितने, तो देखिए एक एक तो आपका सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, इसके अंदर भी एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, है ना। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है। ओके, तो टोटल आपके 5 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 और यहाँ से 5। ठीक है, तो 5 आपके हो गए सिग्मा बॉन्ड्स, और इसके सिग्मा बॉन्ड के साथ जो भी दूसरे अदर बॉन्ड्स आते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो एक बॉन्ड और एक्स्ट्रा आया है तो वो एक पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर देखें अगर, तो देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ से सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ से सिग्मा बॉन्ड, तो 2 हो गए। एक यहाँ से आएगा सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और इस सिग्मा बॉन्ड के साथ कितने अदर बॉन्ड्स हैं, 2 अदर बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो 2 पाई बॉन्ड हो गए। जो भी अदर बॉन्ड आएंगे वो कौन से हो जाएंगे, आपके पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये डबल बॉन्ड है, तो इस एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ एक ये अदर बॉन्ड आया है, तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड है अगर, तो ये आपका सिग्मा हो गया, बाकी दो आपके कौन से हो गए, पाई बॉन्ड हो गए। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है, और जनरली कंपाउंड्स आपको कंप्रेस्ड फॉर्म में दिए जाएंगे, इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं दी जाएगी, वो हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो आपको क्या करना होता है, हमेशा इसको इस तरीके से एक्सपेंड करना होता है। हर एक एटम और कार्बन के बीच में बॉन्ड शो करने होते हैं, ताकि आप इजीली उनमें कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो ये तो बॉन्डिंग थी हमारे, जो सिंपल सा है, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और दूसरा पाई बॉन्ड बनता है। बस दो ही तरीके के बॉन्ड ये कार्बन्स आपके बनाते हैं कंपाउंड बनाते टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के ऊपर। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में सबसे पहले आ रहा है कैटेनेशन। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। देखिए ये होता क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू लिंक विद अनदर फॉर्मिंग चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। जैसे आपके कार्बन में आपने देखा होगा, इस तरीके से कई सारे कार्बन जुड़े हुए होते हैं, मिथेन इथेन ब्यूटेन, थोड़ा बहुत 9-10 में देखा होगा। तो ये जो आपस में सेल्फ लिंकेज की जो प्रॉपर्टी है, और इससे जो ये लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, है ना, तो ऐसे जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी, मतलब लॉन्ग चेन्स बनाना सेल्फ लिंकेज से। ठीक है, इस तरीके से, या अदर के साथ भी आप इसमें एटम्स जोड़ सकते हैं, पर चेन बननी चाहिए कुल मिला के। तो चेन बनाने वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपके कौन सी है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। चलते हैं सेकंड डेफिनेशन की ओर, होमोलोगस। ठीक है, होमोलोगस ये भी एक प्रॉपर्टी है, होमोलोगस सीरीज। आपके इस सीरीज में होता क्या है, देखिए होमोलोगस सीरीज में बी डिफाइंड एज ए सीरीज ऑफ सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स इन विच द मेंबर्स possess द सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कैसा रहना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप रहना चाहिए। जैसे अगर मैं CH3 के साथ
ये एक फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूँ जो कि एल्कोहल आपका है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप अब यही रहना चाहिए, नंबर ऑफ़ कार्बन चेंज हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन चेंज आपके हो सकते हैं, पर फंक्शनल ग्रुप यही रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कितने भी कार्बन आप बढ़ा सकते हैं इसके अंदर चेन बनाते हुए, ठीक है, पर फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, यही रहेगा। तो इस तरीके से जब फंक्शनल ग्रुप सेम रहे, बस नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स चेंज हो आपके, तो उन ऐसी सीरीज से इसको क्या करते हैं हम, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप सेम रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी आएगी, सेम आएगी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएगी, ये रिएक्शन एक जैसी ही शो करेंगे, ठीक है। हैव ए रेगुलर ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफरेंट होती जाएगी, जैसा कि हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वगैरह आपके मोलिकुलर मास वगैरह पे काफ़ी डिपेंड करते हैं, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ट्रेंड चेंज होगा, रेगुलर पीरियोडिक चेंजेस आएंगे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी कैसी रहेगी, इनमें सेम रहेगी, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है इसीलिए। तो होमोलोगस कंपाउंड्स होने के लिए क्या ज़रूरी है, होमोलोगस फैमिली के मेंबर होने के लिए क्या ज़रूरी है, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, ओके। और एक और चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दें कि जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं, सक्सेसिव मतलब पहले के बाद जो दूसरा आपके मतलब जस्ट एक कार्बन ज़्यादा वाला, ठीक है, या एक कार्बन कम वाला भी कह सकते हो। तो सक्सेसिव जो आपके मेंबर्स हैं एक एक कार्बन ज़्यादा वाले, उनमें गैप कितना आता है, देखिए CH2 का डिफरेंस आता है। कितना का डिफरेंस आता है, देखिए इन दोनों में अगर हम माइनस कर दें तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, इधर एक कार्बन से एक कार्बन ये भी माइनस हो जाएगा, तो एक C बचा, है ना। और आपके कितना डिफरेंस आया, NCH2 का डिफरेंस आता है। कितना डिफरेंस आता है, NCH2 का डिफरेंस आता है पर्टिकुलर एक सक्सेसिव मेंबर के बाद। CH3 से CH3 कैंसिल हो गया तो बचा गया CH2, इधर इन दोनों में देखिए इस CH3 से ये वाला CH3 कैंसिल, ठीक है, और इस CH2 से ये वाला CH2 कैंसिल, तो बचा गया ये वाला CH2 बचा, OH भी कैंसिल। तो पर्टिकुलर सक्सेसिव मेंबर्स में गैप कितना आता है, CH2 का डिफरेंस आता है, ठीक है। यानी अगर हम मास वाइज देखें तो इसका मास कितना हो जाएगा, देखिए 12 + 2 14, एटॉमिक मास का कितना डिफरेंस होता है, 14 का डिफरेंस आता है पर्टिकुलर सक्सेसिव होमोलोगस मेंबर्स के बीच में, क्लियर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी होमोलोगस सीरीज़ की, जिसमें आपके फंक्शनल ग्रुप कैसा रहना चाहिए, सेम, ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेगी, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी डिफरेंट रहेगी, ठीक है। और डिफरेंस कितना आएगा इनमें, CH2 का डिफरेंस आएगा, मास वाइज देखें तो 14 का डिफरेंस रहेगा, ठीक। तो क्लियर, कैटेनेशन आपके लंबी लंबी चेन बनाना लिंकेज के थ्रू, और होमोलोगस सीरीज़ क्या है, आपके सिमिलर फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स के नंबर जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि किस तरीके के स्ट्रक्चर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, जानते हैं। देखिए कंडेंस्ड फॉर्म होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, और बॉन्ड लाइन फॉर्म होती है। कौन कौन सी होती है, कंडेंस्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म और बॉन्ड लाइन फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म में ये होता है कि जो भी रिपीटेड ग्रुप्स होते हैं उनको इस तरीके से ब्रैकेट में क्लोज करके जितनी टाइम्स वो रिपीट हो रहे हैं उतने टाइम्स वहाँ पे नंबर लिख दिया जाता है, कोई भी बॉन्ड शो नहीं किया जाता। देखिए कहीं भी बॉन्ड शो नहीं हुआ है, जस्ट जो जो एटम्स हैं कंपाउंड के अंदर वो लिखे गए ओनली, और जितनी बार वो आ रहे हैं वो लिखा गया है। कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर बॉन्ड नहीं शो करने, जिस तरीके से यहाँ बॉन्ड शो है एक्सपेंडेड फॉर्म में, हर एक बॉन्ड कैसा कैसा बॉन्ड बना रहा है वो सारा शो किया है, इसमें शो नहीं करते। ये इसी कंपाउंड का एक्सपेंडेड फॉर्म है, देखिए ये C है बीच वाला, अगल बगल इसके 3 CH3 लगे हुए हैं, ये देखिए CH3 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 और CH3, ठीक है, और फिर CH3 को भी और एक्सपेंड किया हुआ है। तो ये पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, इसमें एक एक बॉन्ड आपके काउंट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट होती है इसमें बॉन्ड लाइन फॉर्म। ये बॉन्ड लाइन होता है जस्ट इसमें बॉन्ड्स शो होते हैं, देखिए इधर बॉन्ड ही शो नहीं हुए थे, जस्ट एटम शो हुए थे। बॉन्ड लाइन फॉर्म में क्या होगा, जस्ट बॉन्ड और उसकी जो लाइन होती है वही शो होंगे, इसमें एटम्स शो नहीं करेंगे। अब वो होता कैसे एटम, देखिए ये जो आप समझने के लिए फ़िलहाल के लिए यहाँ ऐसे डॉट लगा लिया करें, ठीक है, जितने डॉट्स होंगे उतने ही कार्बन होंगे, इस तरीके से डॉट्स लगा लिया करें, तो ये सारे कार्बन है डॉट, ठीक है।
अब ये कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है और इधर भी कार्बन से कार्बन, जिस तरीके से ये जुड़े हुए हैं देखिए। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं देखिए, एक ही बॉन्ड बना हुआ है, तो बाकी के जो बचे हुए 3 बॉन्ड है वहाँ पे क्या होते हैं, आपके हाइड्रोजन्स होते हैं, जो कि शो नहीं किए जाते इसके अंदर। ठीक है, ओनली कार्बन से कार्बन के जो बॉन्ड बने हुए होते हैं वो बॉन्ड लाइन फॉर्म में हम शो करते हैं। ठीक है, ये बात नोट करिएगा। ओनली कार्बन कार्बन के बीच में जिस तरीके के बॉन्ड बने हुए हैं सिर्फ वो ही शो होते हैं, बाकी अदर एटम के शो नहीं करते हैं, और एच के तो बिल्कुल नहीं करते। ए एन और के फिर भी कर देंगे, लेकिन एच के शो नहीं किए जाते हैं इसके अंदर। तो बचे हुए जो बॉन्ड होते हैं वहाँ एच है, ध्यान रखिएगा। और जब भी आपको सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड ये कैलकुलेट करवाएंगे तो वो ज़्यादातर ऐसे ही स्ट्रक्चर्स आपको रिप्रेजेंट करके देंगे, ताकि आप मिस्टेक करें, ये वाले सिग्मा बॉन्ड आप भूल जाएं काउंट करना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिया जाए और आपसे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड पूछे, तो एच के भी आप ज़रूर लगाएं काउंट करते वक्त। ठीक है, ये गलती ना करें। तो सिमिलरली यहाँ पर भी 3 एच हैं। ठीक है, और इस वाले कार्बन के चारों बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसके पास कोई एच नहीं है। ओके, और यहाँ देखिए कितने कार्बन हो जाएंगे, देखो 1 2 3 और 4 कार्बन। अब देखिए इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, एक ही बॉन्ड बना हुआ है ना, एक ही बॉन्ड बना हुआ है इसका। तो बचे हुए 3 इसके पास हाइड्रोजन है, यानी ये CH3 है आपका। देखिए ये CH3 हो गया। इसके बाद इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, देखिए 1 2, 2 बॉन्ड तो कार्बन के साथ हैं, तो बचे हुए 2 बॉन्ड किसके साथ होंगे, हाइड्रोजन के साथ, यानी यहाँ पर क्या है CH2। ये देखो अगेन सिमिलर है, इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो बाकी बचे हुए 2 बॉन्ड किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है। ठीक, और इसका एक ही बॉन्ड बना हुआ है, तो बाकी बचे हुए 3 बॉन्ड किसके साथ होंगे, एच के साथ होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड लाइन फॉर्म आपको रीड करना आना चाहिए। ठीक है, अगेन आपके कुछ अदर एटम्स भी हो सकते हैं कार्बन के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, वो हेट्रो कंपाउंड्स में आ जाएंगे, आपके क्लासिफिकेशन में मैं बताऊंगा इसको। तो ये भी सेम है, जो भी आपके एटम्स जुड़े हुए हैं उनको इस तरीके से एक्सपेंड करके लिखिए, है ना। तो समझ में आ गया होगा आई होप, इस तरीके से। और जस्ट आपके जो कार्बन और अदर एटम्स के बॉन्ड है वही शो करने हैं आपको यहाँ। ठीक है, और एच वाले बॉन्ड शो नहीं करने होते बॉन्ड लाइन फॉर्म के अंदर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको क्या करना है, कंडेंस फार्मूला लिखना है और बॉन्ड लाइन फार्मूला भी लिखना है। अब देखिए ये आपको लग रहा होगा ये तो ऑलरेडी कंडेंस है क्योंकि बॉन्ड शो नहीं हुआ है, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें रिपीट हो रहे हैं, देखिए CH2 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 रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख के 3 टाइम्स लिख देंगे, तब जाके वो क्या बनेगा, कंडेंस्ड फॉर्म बनेगा। ठीक है, और इसी का बॉन्ड लाइन फॉर्म बनाना है, तो जो भी आपके कार्बन कार्बन है वहाँ पे हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए इसका कंडेंस फार्मूला CH2 3 टाइम्स रिपीट हुआ था, तो हमने यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट कर दिया इसको। CH3 2 टाइम्स रिपीट हुआ था, तो हमने ब्रैकेट लगा के 2 टाइम्स कर दिया उसको। ठीक है, ये होता है प्योरली कंडेंस फार्मूला इसका। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कौन कौन रिपीट हुआ है, देखिए CN 2 बार रिपोर्ट हुआ है ना। ये CN आपका ग्रुप है, ये 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसको ट्वाइस कर दिया। OH एक ही बार आया तो उसको एक ही बार रखा, और CH आपका CH है। ठीक, ये तो हुई कंडेंस फॉर्मूले की बात। अब बनाते हैं इसका बॉन्ड लाइन फॉर्म। देखिए सबसे पहले ये अदर जो भी है वो तो लिख दें आप, उसके बाद जो कार्बन कार्बन है उनके ये सारे एटम्स इग्नोर करें और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड शो कर दें, बस ये एक लाइन हो गई। ठीक है, ये एक लाइन हो गई, इसके बाद इन दोनों कार्बन के बीच की लाइन हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर वापस इस कार्बन के बीच। अब देखिए इस कार्बन के साथ ये जो ब्रैकेट में CH3 है, यानी उस कार्बन पे अलग से लगा हुआ है, जो भी ब्रैकेट में होते हैं वो अलग से लगे हुए होते हैं। ठीक है, अगर वो कंटिन्यूस रिपीट नहीं हुए हैं तो बात अलग है। ठीक, अगेन इस CH के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, ये देखिए, और एक और CH3 भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हमें ये कार्बन है, एक लाइन यहाँ डॉट बना दो सबसे अच्छा, फिर एक इस कार्बन के लिए एक डॉट बना दो, फिर इस कार्बन के लिए, फिर इस कार्बन के लिए, और इससे जो जुड़ा हुआ है उसके लिए। ठीक, फिर ये वाला कार्बन और इससे जुड़े हुए कार्बन के लिए, और ये लास्ट वाला, बस फिर इनको ज्वाइन कर दो इस टाइप से।
ठीक है, तो ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्म बन जाता है। और इस वाले के साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH, तो इसको OH बना दो। क्लियर? तो आसान सी चीज़ें हैं, आपको सारे एटम्स इग्नोर करने हैं, बस उनके बीच के बॉन्ड ड्रॉ करने होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये जस्ट आपको कैसे बनाना है वो सिखाया है ओनली। सिमिलरली इसको देखिए, ये CN है, ठीक है, ये एज इट इज़ लिख दिया। जो भी फंक्शनल ग्रुप है उनको एज इट इज़ लिख दें आप, ठीक है। उसके बाद जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड बन रहे हैं उन्हें ड्रॉ करें ओनली। तो ये बीच वाले कार्बन से एक ये जुड़ा हुआ है, तो ये बीच वाले कार्बन से एक CN जोड़ दिया, इससे अगेन एक CN है राइट साइड, तो ये राइट साइड एक और CN, और इससे एक OH जुड़ा हुआ है तो OH जोड़ दिया। सिंपल सी चीज़ है। जो भी कार्बन कार्बन के बॉन्ड हैं उन्हें आप डॉट लगाएं इस तरीके से, ठीक है। अब इसके साथ कौन सा क्या जुड़ा हुआ है, CN, तो ये CN लिख दिया, इसके साथ भी CN, तो ये CN लिख दिया। ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, OH। बस सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बनाना आया आपको स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट आते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के ऊपर। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, देखिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है सबसे पहले तो, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए जो भी आपके डबल बॉन्ड या रिंग वगैरह प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, वो किससे शो करते हैं हम, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से। मतलब इतना उसमें अनसेचुरेशन है, इसका ये मतलब होता है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या बताता है कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर कितना अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, ठीक। तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ आएगी, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में, कि स्ट्रक्चर जो बनाना है हमें उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड लगाने हैं, कितने पाई बॉन्ड यूज़ करने हैं, उसमें ये सारा काम आता है। मैं सिखाऊंगा अभी आपको आगे वाले स्लाइड्स में। देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और रिंग्स एंड ऑल्सो हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मोलिक्यूल। जैसे सिंपल अगर आपको कुछ भी फॉर्मूला दे दिया जाए रेंडमली, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो सारे सिग्मा बॉन्ड तो लगा नहीं सकोगे आप। आपको क्या पता है कि कितने उसमें डबल बॉन्ड लगेंगे, कितने सिंगल बॉन्ड लगेंगे, या ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे, या रिंग बनेगी, ये सब ये बताएगा आपको। तो बहुत काम की चीज़ है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जनरली बताया नहीं जाता दूसरी जगह, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी काम का है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ 2H एटम्स, मतलब दो हाइड्रोजन की कमी को 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन माना गया है। मतलब डेफिशिएंसी ऑफ 2H एटम्स इज इक्वल टू 1 DU, सीधी सी बात है। DU किसको कहेंगे हम, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को, ठीक है। ये अगर 4 हाइड्रोजन की कमी हो गई तो DU कितना हो जाएगा, 2 DU। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, सीधी सी बात है। जैसे ये आपका एक नॉर्मल सा कंपाउंड है, ठीक है, अभी इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब DU 0 है, ठीक है। सारे सिंगल बॉन्ड है तो DU क्या होता है, 0 होता है आपका। जैसे ही 2 हाइड्रोजन निकले इसमें से, यहाँ से एक एक हाइड्रोजन दोनों से निकले, तो देखिए यहाँ क्या आया, डबल बॉन्ड आया, ठीक है। एक एक हाइड्रोजन कम हो गया, देखिए यहाँ 2 थे यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 थे यहाँ 2 आ गए, ठीक है। या हो गया, या ये भी हो सकता है रिंग बन जाए किसी रिएक्शन के थ्रू, ठीक है, ये रिंग बन जाए। तो जब भी एक डबल बॉन्ड हो या एक रिंग हो तो वो क्या माना जाता है, DU1, क्योंकि ये कैसे बनते हैं, 2 हाइड्रोजन की कमी की वजह से बनेंगे ये, ठीक है। देखिए इसमें कैसे हाइड्रोजन की कमी कैसे पता चल रही है हमें, देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है टोटल, 3, 2, 5 और 3, 8, टोटल 8 हाइड्रोजन्स हैं। जबकि यहाँ देखिए आप, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है। तो 6 ही है, यहाँ 8 थे यहाँ 6 है, यानी 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 हाइड्रोजन की कमी होना आपके क्या बनाता है, 1 DU बनाता है। मतलब यहाँ पर 1 DU का ये मतलब है कि इसको 2 हाइड्रोजन अगर दे दिए जाए तो वो क्या बन जाएगा, सेचूरेटेड बन जाएगा, ठीक है। सिंपल से लैंग्वेज में अगर हम कहें तो आपको कितने रोटी की भूख है, ताकि आप की भूख शांत हो जाए, ठीक है। जैसे लाइक किसी को 2 रोटी की भूख है तो वो उसका 1 DU हो गया, है ना। किसी को 4 रोटी की भूख है तो वो उसका 2 DU हो गया। जैसे ही उसको वो रोटी मिली वो सेचूरेटेड है, अब उसको खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड होते हैं अगर यहाँ, मतलब वहाँ 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत है उसको सेचूरेशन में लाने के लिए, ठीक है। इसका रियल मीनिंग ये है, समझ में आया कि कितने हाइड्रोजन की उसको ज़रूरत है सेचूरेशन में आने के लिए। या ये भी कह सकते हैं कि इतना हाइड्रोजन की उसमें कमी है, ठीक है। जैसे ट्रिपल बॉन्ड आया,
मतलब यहाँ और 2 हाइड्रोजन निकल गए होंगे तभी यहाँ पर ट्रिपल एक और बॉन्ड बना है, ठीक है, इस तरीके से। या हो सकता है 2 डबल बॉन्ड भी हो जाए। तो एक ट्रिपल बॉन्ड का क्या मतलब होता है, 2 डी, ठीक है। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, इसका भी मतलब 2 डी, ठीक है। इस तरीके से चलता है। यहाँ रिंग है तो एक तो रिंग का हो गया डी, दूसरा इस डबल बॉन्ड का डी हो गया, तो 2 हो गए यहाँ पे। ये आगे हम देखेंगे और एग्जाम्पल्स में। मतलब समझ में आया। मतलब क्या है इसका, 2 हाइड्रोजन की कमी 1 डी, 4 हाइड्रोजन की कमी 2 डी, सीधी सी बात है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको वो सब समझ नहीं आता तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करें। जो भी आपको फॉर्मूला दिया गया है उसमें जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो इस एन में डालें। एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वो इस एन में डालें, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ एच एटम्स हैं वो यहाँ रखें। जो भी आपके हेलोजन एटम्स हैं लाइक आपके एफ सी एल बी आर आई, है ना, एक्स किसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे हम, हेलाइट्स के लिए या हेलोजन्स के लिए, ठीक है। ये मैथ्स वाला एक्स नहीं है, ये हेलोजन्स वाला एक्स है, जिसके अंदर क्या क्या आता है हमारे, एफ आ सकता है, सी एल आ सकता है, बी आर आ सकता है और आई आ सकता है, ठीक है। तो ये इसमें आते हैं, वो यहाँ रखें जितने भी ये मौजूद हैं। फिर एन एटम्स जो भी मौजूद है वो माइनस करके डिवाइड बाय होल में 2 कर दें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा भी देख सकते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक नोट देखते हैं इसमें। देखिए, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग्स प्लस डबल बॉन्ड उनमें जो भी मौजूद है वो क्या बताता है हमें, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। जैसे कि अभी पीछे एक एग्जांपल आया था इस तरीके से, ठीक है। एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, डी यू कितना हो गया था इसका, 2 हो गया था, ठीक है। तो ये वही बता रहा है, नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग्स प्लस डबल बॉन्ड्स विल गिव अस डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक। एक डबल बॉन्ड आया उसका क्या मतलब होता है, 1 डी यू, 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है इसको, ठीक है, 1 डी यू, ओके। एक रिंग है, इसका भी यही मतलब होता है, 1 डी यू। ये रिंग कौन सी भी हो सकती है, 4 मेंबर की भी हो सकती है, 5 मेंबर की भी हो सकती है, इस तरीके से, ठीक है, 6 7 कुछ भी हो सकती है, कुल मिला के रिंग होनी चाहिए, ठीक। 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 डी यू, उसका क्या मतलब है, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसका क्या मतलब है, 2 डी यू। मतलब इसको 4 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है ना, सीधी सी बात है, क्लियर। तो ये डी यू हमें स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी हेल्प करेगा, वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। तो देखिए कुछ डी यू कैलकुलेट करते हैं। ये तो फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है, हम सीधा करते हैं। सीधा सा देखिए इसमें कितने डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है, तो डी यू कितना आएगा इसका, 1 आएगा। इसमें गिनिए कितनी रिंग्स हैं, एक रिंग है, और डबल बॉन्ड कितने हैं, 3 है, तो 1 रिंग प्लस 3 डबल बॉन्ड कितना हो गया, 4, सीधा निकल आएगा। देखिए यहाँ कितने डबल बॉन्ड्स हैं, 1 2, तो कितना हो गया डी यू, 2। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो डबल बॉन्ड, रिंग्स कितनी है, 1 2 रिंग, ठीक है। 5 डबल बॉन्ड प्लस 2 रिंग, डी यू कितना हो गया, 7, ठीक है। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर्मूला याद रखो तो और भी अच्छा है, ठीक है। फॉर्मूले से हमेशा आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरीके से आपको अगर आता है डबल बॉन्ड प्लस रिंग, यहाँ कोई रिंग नहीं थी तो हमने सिर्फ डबल बॉन्ड देखे, यहाँ रिंग भी थी तो रिंग को भी हमने ऐड किया उसके अंदर, क्लियर। तो डी यू निकालना आ गया होगा आई थिंक, ओके। तो इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में, जहाँ हमने सीखा है आज क्या क्या सीखा है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन सीखा है, डी यू निकालना सीखा है ना, और जो भी उसके बेसिक फंडामेंटल्स हैं थोड़े वो सीखे हैं, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे इसको आने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।